नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जीडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सेकंड पेपर के ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर है ना। बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस है मैं जो कवर कर रही हूँ। इसके सेकंड पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, है ना, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हम यहाँ पर जो समझेंगे ये कि व्हाट इज साइकोलॉजी। चूंकि हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना है ना, चूंकि हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो हम लोग एक एक को समझते ही चलते हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट्स रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट साइकोलॉजी। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें अपनी लर्निंग को पूरी इंजॉयबल तरीके से करनी है। तो आइए हम लोग वन बाय वन समझते हैं। ये जिनको भी नोट्स चाहिए होगा प्लीज़ गाइस, हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है ना अपने टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप चैनल का सबका लिंक दे देंगे। तो आप उसके थ्रू हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। वहाँ पे जितनी भी नोट्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, इन्फॉर्मेशन हम सब कुछ वहीं पे शेयर करते हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ करके उसका लाभ उठाएं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज साइकोलॉजी। सबसे पहले हम लोग इंट्रो इसका देख लेते हैं, मनोविज्ञान क्या है इसका एक परिचय देख लेते हैं। ये इसके इंग्लिश नोट्स है, ये इसके हिंदी नोट्स है। तो गाइस आप हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। Education and psychology are two closely related disciplines that work together for the development of an individual। मतलब यहाँ पर ये बात करें कि चाहे आपकी शिक्षा हो व फिर आपका मनोविज्ञान हो, टू क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन्स, मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों का एक अच्छा रिलेशन है। दैट वर्क टूगेदर, मतलब ये कौन कौन, एजुकेशन और साइकोलॉजी, ये दोनों साथ में मिलकर के क्या करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्तित्व का या किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत जो विकास होता है उस पर एजुकेशन एंड साइकोलॉजी दोनों का ही क्या होता है, वहां पर रोल होता है। एजुकेशन एम्स एट ब्रिंगिंग desirable changes in human behavior, whereas psychology scientifically studies human behavior and mental processes। यहाँ पर ये कहते हैं कि एजुकेशन एम्स जो शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है कि ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस, कि एक किसी व्यक्ति में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए जो डिजायरेबल हो, जो वांछित हो, वांछनीय क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या क्या उसमें चेंजेस आने चाहिए, क्या क्या उसका मतलब किन किन गुणों का विकास होना चाहिए, शिक्षा ये बताती है। जबकि जो आपकी साइकोलॉजी है, जो आपका मनोविज्ञान, ये साइंटिफिकली मतलब ये वैज्ञानिक तरीके से स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अब उसके पीछे का जो मतलब व्यक्ति कोई भी एक्शन करता है, कोई भी उसकी मानसिक प्रक्रियाएं होती है, उनके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, और हमारा जो मानसिक प्रक्रियाएं होती है ना, इन सब के बारे में जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है वो आपका मनोविज्ञान कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम बोले शिक्षा क्या करता है, शिक्षा आप में परिवर्तन लाता है, जो डिजायरेबल चेंजेस होते हैं, जो वांछनीय परिवर्तन होते हैं, और वहीं पर जो आपका मनोविज्ञान है ये इस परिवर्तन के पीछे का जो कारण है ना उसको समझने का प्रयास करता है। सिंस एजुकेशन डील्स डायरेक्टली विद लर्नर्स, कि होता क्या था कि जो शिक्षा थी ये डील्स डायरेक्टली विद लर्नर्स, ये सीखने वाले के साथ में क्या करती थी कि डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष तरीके से अपना प्रभाव डालती थी। द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी बिकम्स एसेंशियल फॉर मेकिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली। मतलब जब हमें मनोविज्ञान के बारे में पता चला या फिर मनोविज्ञान के माध्यम से फिर हमने क्या किया कि बिकम्स एसेंशियल फॉर मेकिंग, ये एक हिस्सा बन गई किसके लिए कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो, मीन्स हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावपूर्ण हो, इसके लिए एक क्या हो गई, ये मतलब प्रभावपूर्ण तरीके से एक माध्यम बन गई। पहले तो शिक्षा ऐसी थी कि वो डायरेक्टली बच्चे को प्रभावित करती थी, जब इसमें मनोविज्ञान को शामिल किया गया तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इसको और ज्यादा प्रभावपूर्ण बनाने में सहायक हुई।
तो एजुकेशन इज कंसर्न विद द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब जो ये हमारा एजुकेशन मतलब जो शिक्षा है इट्स कंसर्न, यह कंसर्न करती है किसके साथ कि विद द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी भी व्यक्ति का जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो एजुकेशन के माध्यम से ही हो पाता है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है ना, मतलब जो भी किसी, चाहे आप महात्मा गांधी की बात करिए, है ना, चाहे आप किसकी बात कर लें, चाहे आप लाइक जो पर्सनालिटी साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, जो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इसमें जो हम पर्सनालिटी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे आप गांधी जी की बात कर लीजिए, इवन आप चाहे जितने फिलासफर की बात कर लो, चाहे आप अरिस्टोटल की बात कर लो, चाहे आप इसकी किसकी बात कर लें हम लोग, प्लेटो की, है ना, सोक्रेटिस की, तो ये सभी तो ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, व्यक्ति का ओवरऑल मीन्स उसका चारित्रिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका व्यक्तित्व विकास, व्यक्तिगत विकास में उसका, जैसे कि शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, मतलब सारे तरीके से जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं ना, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल, मोरल एंड फिजिकल, मतलब व्यक्ति का मतलब उसके बुद्धिमत्ता का विकास, उसके इमोशंस मतलब उसके जो संवेग होते हैं, जो उसका समाज होता है, जो उसकी नैतिकता होती है, जो उसका शारीरिक विकास, तो इन सारे विकास की बात करता है कौन, जो आपका एजुकेशन मीन्स जो आपकी शिक्षा है। अब साइकोलॉजी इसमें क्या हेल्प करती है, मनोविज्ञान हेल्प्स, मतलब जो साइकोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल थिंक्स, लर्न, रिमेंबर, फील एंड बिहेव। वहीं पर जहाँ पर शिक्षा ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है, वहीं पर मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है किसमें, कि हाउ इंडिविजुअल थिंक, कि कोई भी व्यक्ति कैसे सोचता है, उसके सोचने के पीछे का कारण क्या हो सकता है, कैसे वो चीज़ों को सीखता है, कैसे याद करता है, कैसे उसको महसूस करता है और फिर उसको एक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करता है, कैसे उसको व्यवहार में ले आता है। इन सब का जो अध्ययन करता है वो साइकोलॉजी ही करता है, वो मनोविज्ञान ही करता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, तो देयरफॉर द साइकोलॉजी प्रोवाइड्स द साइंटिफिक फाउंडेशन अपॉन विच एजुकेशनल प्रैक्टिसेस आर बिल्ड। अब क्या इसमें हम लोग देखते हैं, देयरफॉर कि साइकोलॉजी प्रोवाइड्स, मनोविज्ञान हमें प्रोवाइड करता है, हमें देता है क्या, कि साइंटिफिक फाउंडेशन, एक वैज्ञानिक फाउंडेशन, एक वैज्ञानिक नींव देता है, अपॉन विच एजुकेशनल प्रैक्टिसेस आर बिल्ड, कि किस तरीके की शैक्षणिक मतलब प्रैक्टिसेस हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं, वो जो कि लर्नर के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग इसकी हिंदी देख लेते हैं एक बार, बाकी हिंदी तो हमने समझाई दी है। तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा शारीरिक विकास भी शामिल है। तो मनोविज्ञान हमें यह समझने में सहायता करता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, सीखता है, याद करता है, अनुभव करता है और व्यवहार करता है, ये हमने आपको समझा ही दिया। तो इसलिए शिक्षा की संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो मनोविज्ञान के वैज्ञानिक आधार पर ही क्या होती है, वो संचालित होती है। आई होप आपको साइकोलॉजी की एक छोटी सी, है ना, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। अब हम लोग शिक्षा एवं मनोविज्ञान के संबंध के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी रिफर्स टू द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थियरीज, लॉज एंड रिसर्च फाइंडिंग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन to make teaching and learning more effective, meaningful and learner centered। मतलब कि क्या होता है कि शिक्षा और मनोविज्ञान का जो संबंध है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी रिफर्स हमें समझाता है, बताता है कि यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो नियम, जो थियरीज है, जो नियम है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, जो रिसर्च यानी कि जो शोध के निष्कर्ष निकल करके आते हैं, वो इसके मतलब इसका उपयोग करके हम कैसे शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है ना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसको कैसे हम प्रभावपूर्ण बना सके, कैसे इसको प्रभावी बना सके, कैसे इसको इफेक्टिव बना सके, मीनिंगफुल एंड मतलब अर्थपूर्ण बना सके, सार्थक बना सके, एंड लर्नर सेंटर्ड, और हम इसको बाल केंद्रित कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध के अर्थ को समझते हैं और इसलिए हमें विषय के रूप में इसको पढ़ना होता है। ठीक,
अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है कि साइकोलॉजी टेल्स अस, हमें बताता है मनोविज्ञान क्या कि व्हाट द लर्नर्स इज, मतलब जो लर्नर है, जो अधिगम करता है वो कौन है, क्या है। तो हाउ द लर्नर लर्न्स, मतलब जो अधिगम करता है वो कैसे सीख पाता है। वाई द लर्नर बिहेव्स इन अ पर्टिकुलर वे, कि पर्टिकुलर एक सिचुएशन में एक जो लर्नर होता है, जो अधिगम करता है, वो कैसे बिहेव कर पाता है, कैसे अपने एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगला हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन टेल्स अस, जहाँ पर हम लोग अभी तक हमने किसकी साइकोलॉजी की बात करी, अब हम लोग एजुकेशन की अगर बात करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि साइकोलॉजी हमें क्या बताता है, मीन्स मनोविज्ञान हमें क्या सिखाता है, क्या नहीं सिखाता। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो हमें क्या सिखाता है। तो एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट द लर्नर शुड बिकम, अगर बच्चे ऐसा बनना चाहते हैं, जो अधिगम करता है इस तरीके से बनना चाहता है, तो क्यों बनना चाहता है ना। फिर हाउ डिजायरेबल चेंजेस कैन बी ब्रॉट इन बिहेवियर, और जो वांछित परिवर्तन है, जो वांछनीय परिवर्तन है, उसको हम व्यवहार में, या फिर जो व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता है वो क्यों होता है और कहाँ से आता है। देन हाउ द लर्नर कैन अचीव हिज हर फुल पोटेंशियल, मतलब जो बच्चे की, जो लर्नर की कैपेबिलिटी है, जो उसकी पोटेंशियल है, जो उसकी आंतरिक क्षमता है, उसको कैसे वो अचीव कर सकता है, कैसे उसको वो अपने आप को कैसे फाइंड आउट कर सकता है। इन सब के बारे में अगर हम बात करें, ये कौन करता है, ये आपका शिक्षा करता है, ये आपका एजुकेशन करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आपका जो मनोविज्ञान है ये बालक को समझता है, मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को समझने की बात करता है, यानी कि कौन, आपकी साइकोलॉजी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो बालक का जो निर्माण होता है, जो व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ना, उसकी बात करता है। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि जहां पर मनोविज्ञान किसी एक इंडिविजुअल को समझने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति व्यवहार कर रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, अगर ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो उसके पीछे सोचने का क्या कारण हो सकता है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, शिक्षा की, तो वो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है ना, उसकी बात करते हैं कि ये व्यक्ति बढ़ कैसे रहा है, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो बिल्कुल यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। तो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं, मीन्स ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। आइए देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी हैज़ इवॉल्व ओवर सेंचुरीज, मतलब कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका विकास हुआ है, हम लोग उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंशियंट पीरियड की, मीन्स प्राचीन काल में शिक्षा और मनोविज्ञान का कैसे विकास हुआ। आइए वन बाय वन हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एंशियंट फिलोसफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल emphasized the importance of understanding the human mind for education। अगर आपने सुना होगा तो यहाँ पर एंशियंट फिलोसफर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हिप्पोक्रेटिस का नाम आता है, जिन्होंने 4 बाइल बताए थे, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेम। उसके बाद एक और है ना, मेरे को 3 याद है, एक नहीं, तो उसमें उन्होंने 4 बाइल बताए थे। फिर उनके जो शिष्य थे गैलन, उनकी थियोरी को उन्होंने एक्सटेंड करा था। फिर उसके बाद सोक्रेटिस आते हैं, फिर उनके शिष्य प्लेटो, फिर एरिस्टोटल है ना, सिकंदर द ग्रेट। तो इस तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती गई। तो यहाँ पर हम लोग मेनली जो फोकस करें प्लेटो ने एरिस्टोटल के बारे में बात करते, इन्होंने एम्फेसाइज करा था, इन्होंने इस पर जोर दिया था ना, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड, कि व्यक्ति के माइंड को, व्यक्ति के मन को समझने के लिए उन्होंने एजुकेशन मतलब शिक्षा पर जोर दिया था। इन इंडिया अगर हम भारत की बात करते हैं तो गुरुकुल एजुकेशन फोकस्ड ऑन मेंटल डिसिप्लिन। अगर हम गुरुकुल की बात करते हैं, अब जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन काल में हम लोग गुरुकुल मतलब गुरु के यहाँ जाकर के शिक्षा अर्जित करते थे, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इनका भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो ये गुरु संदीपनी के आश्रम में जाकर के शिक्षा अर्जित किए थे। अगर हम लोग अर्जुन और इनकी क्या कहते हैं दुर्योधन है ना, और युधिष्ठिर है ना, 5 पांडवों की बात करते हैं और इन सबकी, तो इन्होंने द्रोणाचार्य के पास जाकर के शिक्षा अर्जित किया था। तो इस तरीके से हम लोग गुरु के यहाँ जाकर के शिक्षा सीखते थे, मतलब उनके यहाँ जाकर के शिक्षा अर्जित करते। तो गुरुकुल एजुकेशन फोकस्ड ऑन मेंटल डिसिप्लिन, मतलब जो हमारा मानसिक अनुशासन है इस पर फोकस करता था। एंड सेल्फ रियलाइजेशन, कि अपने आप को समझने पे भी फोकस करता था। एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का
मीन्स व्यक्ति का जो चारित्रिक विकास है इस पर फोकस करता था, है ना। तो इसकी अगर हिंदी की बात करें तो प्लेटो और एरिस्टो जैसे प्राचीन जो दार्शनिक थे ना, इन्होंने शिक्षा में मानव मन को समझने के महत्व पर बल दिया था। अगर हम साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, वहीं पर अगर हम भारत की जो गुरुकुल प्रणाली थी उसकी अगर बात करते हैं तो ये आत्मबोध, मानसिक अनुशासन और चरित्र निर्माण पर आधारित थी। अगर ये तो हम लोगों ने एंशिएंट टाइम की बात करी है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न पीरियड, मतलब आधुनिक काल की अगर बात करते हैं तो विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी एजुकेशन बिकेम मोर चाइल्ड सेंटर्ड एंड रिसर्च बेस्ड। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग एजुकेशन सिस्टम से मतलब शिक्षा तंत्र से जुड़े हैं तो आज के टाइम पर जो हमारा लर्नर होता है, जो हमारा अधिगमकर्ता होता है, जो हमारा शिक्षार्थी होता है, उसको हम केंद्र में रख करके शिक्षा देते हैं। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी मतलब वैज्ञानिक मनोविज्ञान के विकास के साथ, मतलब जब इसको साइकोलॉजी को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्वीकार किया गया तो एजुकेशन बिकेम, जो शिक्षा थी वो बन गई मोर चाइल्ड सेंटर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा वो लर्नर पर आधारित, मतलब शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा बन गई, और रिसर्च बेस्ड, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च मतलब शोध को हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, फिर इन्वॉल्व किया, ताकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, है ना। मतलब सैद्धांतिकता के साथ साथ उसको व्यवहारिक नॉलेज, और साथ ही साथ व्यवहारिक के साथ साथ में उसको सैद्धांतिक नॉलेज हम दे पाए। इस तरीके से अगर इसमें हम मेजर कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं, मतलब जो महत्व रूप से योगदान दिया है, अगर हम आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें जो नाम हमें देखने को मिलता है, जॉन फ्रेडरिच का मिलता है, हर्बर्ट का मिलता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एक्चुअली इनका ही नाम है ये, जिन्होंने किसकी थ्योरी दी थी, जो उस पर किया था अपना प्रयोग, थॉर्नडाइक का जो, अरे उन्होंने 3 नियम बताए थे, अभ्यास का नियम, प्रयास का नियम, और एक और बताया, 3 नियम उन्होंने बताया था, तो बिल्कुल उनकी बात करते। फिर जीन पियाजे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, लियो विगुत्स्की की बात करते हैं जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करी है, और जॉन डीवी की बात करते हैं। तो इन लोगों ने, जॉन डीवी की अगर देखें तो इन्होंने शायद त्रिमुखी प्रक्रिया की बात की, जो शिक्षा में जैसे शिक्षार्थी होता है, उसका पाठ्यक्रम होता है और उसका शिक्षक होता है। इस तरीके से हमने देखा कि आपके मॉडर्न कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा एवं मनोविज्ञान के संबंध की जो प्रकृति है, अब हम लोग इसकी प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। आइए वन बाय वन हम कवर करते हैं गाइस। यू गाइस फ्री टू आस्क, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, प्लीज़ आप हमें जरूर से कमेंट करिएगा। आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड योर डिमांड्स, और डेफिनेटली आप रिक्वेस्ट करिएगा जो भी टॉपिक्स आपको करने होंगे। एंड फ्रॉम टुडे टिल आई एम गोइंग टू मेक रेगुलर वीडियोस, है ना। मैं रेगुलर वीडियोस अब आपके लिए अपलोड करूंगी। आई मीन अभी तक मैं बिजी थी, सॉरी फॉर दैट, बट फ्रॉम टुडे हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस अवेलेबल करवाएंगे। आई मीन हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो आइए, और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ना नहीं भूलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका लिंक दे देंगे। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप मतलब पूरक संबंध। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि एक दूसरे के पूरक होना। जैसे अगर हम लोग खाने की बात करते हैं, बिना रोटी के सब्जी नहीं खा सकते, बिना सब्जी के रोटी नहीं खा सकते, या फिर बिना खाना खाए और बिना पानी पिए हम जिंदा नहीं रह सकते ना, एक दूसरे के पूरक होते हैं। या फिर जैसे हम लोग बाइसिकल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो अगर हम बाइसिकल की बात करते हैं उसमें 2 पहिए होते हैं, अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा नहीं चल सकता। तो वही इनका जो आपस में संबंध है, इस तरीके से एजुकेशन और साइकोलॉजी एक दूसरे का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। तो एजुकेशन एंड साइकोलॉजी सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और क्या करते, स्ट्रेंथ ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे अगर भारतीय समाज में जो शादियां होती हैं वो क्यों होती हैं, कि एक दूसरे के पूरक बन करके रहने के लिए, कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर एक नहीं समझता तो अगले उसको, मतलब अगला जो होगा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में ही करते हैं, है ना। लाइक शादी करने का बिल्कुल मतलब नहीं होगा बस बच्चे पैदा करना, उसका ये मतलब होता है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में कोई भी समस्या है तो एक दूसरे के लिए खड़े हो सके, एटलीस्ट कोई ना तो एटलीस्ट 2 व्यक्ति होंगे तो हम डेफिनेटली उस प्रॉब्लम से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध हमें देखने को मिलता है। तो साइकोलॉजी प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट लर्नर्स, जो मनोविज्ञान है वो हमें लर्नर्स के बारे मतलब अधिगमकर्ता के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। वहीं पर वाइल एजुकेशन अप्लाइज दैट नॉलेज फॉर डेवलपमेंट, वहीं पर अगर हम शिक्षा की बात करते हैं
तो क्या करते हैं कि दैट नॉलेज फॉर डेवलपमेंट, उसी नॉलेज को जो हम किससे, जब हम साइकोलॉजी सीखते हैं तो उसको हम एप्लीकेबल कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमारा जो शिक्षा है, जो हमारी एजुकेशन है, वो इसके लिए बात करती है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, मतलब परस्पर निर्भर संबंध। जैसे एक जो छोटा बच्चा न्यू बेबी बॉर्न होता है तो टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है ना। वो उसको लाइक खुद से चलना बोलना उस टाइम तो नहीं आता ना, वो लाइक उसको भूख लगी है, प्यास लगी, तो अपने पेरेंट्स पर, अपनी माँ पर ही क्या होता है, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। अगर हम यहाँ पर मनोविज्ञान और शिक्षा की बात करते हैं, आइए देखते हैं कि एजुकेशन कैन नॉट फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, कि जो शिक्षा है वो कैन नॉट फंक्शन, ये कार्य नहीं कर सकती इफेक्टिवली, मतलब इफेक्टिवली इन द सेंस कि प्रभावी तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकती, एंड साइकोलॉजी फाइंड्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थ्रू एजुकेशन। और वहीं पर जिस तरीके से जो शिक्षा है वो बिना साइकोलॉजी के इफेक्टिवली काम नहीं कर सकती, उसी तरीके से जो हमारा मनोविज्ञान है वो ये जब तक एप्लीकेबल नहीं हो सकता जब तक उसमें शिक्षा ना हो, है ना। तो मनोवैज्ञानिक समझ के बिना शिक्षा प्रभावी नहीं हो सकती, और शिक्षा के बिना मनोविज्ञान का व्यवहारिक उपयोग सीमित रह जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा साइंटिफिक रिलेशनशिप, मतलब शिक्षा और मनोविज्ञान के हम लोग वैज्ञानिक संबंध की बात करते हैं। तो साइकोलॉजी प्रोवाइड साइंटिफिक मेथड्स, प्रिंसिपल्स एंड फाइंडिंग्स दैट हेल्प एजुकेशन बिकम मोर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो हमारा मनोविज्ञान है ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, विधियां है और निष्कर्ष है, यानी कि निष्कर्ष प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि जिससे शिक्षा अधिक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ बन पाती है। एक प्रकार से अगर बोला जाए तो सिस्टमैटिक वे में हमें क्या करता है, एजुकेशन को एप्लीकेबल बनाता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि हाउ साइकोलॉजी हेल्प्स एजुकेशन, मतलब मनोविज्ञान शिक्षा की सहायता कैसे करता है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थी को समझने में हमारी सहायता करता है। अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, अगर हम हर लर्नर को, हर इंडिविजुअल को समझ करके सिखाते हैं तो वो शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, वो इफेक्टिव बन पाती है। तो द लर्नर्स इज द सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस, जो हमारा लर्नर होता है, जो हमारा शिक्षार्थी होता है, द सेंटर ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, ये केंद्र होता है किसका, शिक्षण प्रक्रिया का। तो और वहीं पर साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड, जो हमारा साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान होती है वो एक टीचर को समझने में उसकी क्या कहेंगे, उसकी मदद करता है, उसकी हेल्प करता है कि उसका किसका, लर्नर का इंटेलिजेंस क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब उसका जो IQ लेवल है वो कितना है, कैसे नहीं है, उसका जो एप्टीट्यूड है, मतलब उसकी अभिरुचि, वो किस फील्ड में जा सकते हैं, किस एरिया में जा सकते हैं, उसकी रुचि क्या है, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, उसके मोटिवेशंस क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका संवेगात्मक विकास, इमोशनल, है ना, डेवलपमेंट क्या है। तो इन सबको समझने में साइकोलॉजी हेल्प करता है हमारी। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज बिहेवियर, व्यवहार क्या है, अब इसको भी समझते हैं। तो बिहेवियर रिफर्स टू ऑल एक्टिविटीज ऑफ पर्सन, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, थिंकिंग, लाफिंग, क्राइंग, स्लीपिंग, रीडिंग, फाइटिंग, प्लेइंग। तो ये सारे व्यवहार हैं और इन सब की समझ क्या होता है, वो मनोविज्ञान और शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है। तो व्यवहार से आशय व्यक्ति की सभी क्रियाओं से है, जैसे चलना, बोलना, हंसना, रोना, सोचना, पढ़ना आदि। तो ये सब हमने अच्छे से देख लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों का नेक्स्ट है, अगला क्या है, दूसरा। अच्छा, जो हमने ऊपर इंग्लिश में देखा था ना गाइस, वही इसकी हिंदी है, नहीं या ये अलग, चलिए हम लोग इसको समझते हैं, ये आपकी अलग स्लाइड है। हाँ, फिर अगला है कि अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि एवं विकास को समझने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। आइए देखते हैं इसको। तो साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स हाउ चिल्ड्रन डेवलप फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली एंड मोरली एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब मनोविज्ञान हमें यह बताता है कि बालक विभिन्न आयु स्तरों पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा नैतिक रूप से कैसे विकसित हो सकता है। अब हम लोग एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं तो अ टीचर शुड नो, कि एक टीचर को जानना चाहिए कि व्हाट टू टीच एंड व्हेन टू टीच, हाउ मच टू टीच एंड हाउ टू टीच,
मतलब कि हमें व्हाट टू टीच, हमें क्या पढ़ाना है। जैसे ये आप लोग का भी ये बीएड का क्लास है, ये सेकंड पेपर है, तो यहाँ पर हम आपको आर्ट्स नहीं करवा सकते, यहाँ पर आपको हम ड्राइंग नहीं सिखा सकते ना। तो व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, फिर हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच, हमें कब पढ़ाना है। जैसे अगर मैं इस जो आपका वीडियो है, जो कि अभी आपके एग्जाम अब होंगे, अगर मैं इसको 1 साल पहले बना देती तो आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होता, और अभी मैं बना रही तो आप लोग कर देखेंगे तो डेफिनेटली इट वुड गोइंग टू ग्रेट हेल्प फॉर यू। तो व्हेन टू टीच, हमें कब पढ़ाना है, हाउ मच टू टीच, और कितना पढ़ाना है। अगर मैं आपको यहाँ पर शिक्षा और मनोविज्ञान समझा रही हूँ, इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि यू आर गोइंग टू रिसर्च ऑन दिस टॉपिक्स, है ना। आप इस पे रिसर्च नहीं करने जा रहे, यू आर नॉट गोइंग टू डू पीएचडी, है ना। बस आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करवाना है हाउ मच टू टीच, फिर हाउ टू टीच, कैसे समझाना है। मतलब एक प्रकार से अगर बोले तो व्यवहारिक, हमें क्या करना है, हमें व्यवहारिक एग्जाम्पल्स दे करके, व्यवहारिक उदाहरण दे करके हमें आपको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। द क्वेश्चंस आर आंसर्ड थ्रू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इन सब के जो क्वेश्चंस है, जो इसका आंसर है, हम विकासात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से देते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि डिटरमाइनिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में भी हमारी क्या करता है, ये मदद करता है, मीन्स हमारी ये सहायता करता है। इसमें क्या होता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स शुड बी बेस्ड ऑन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स। मतलब शिक्षा के जो भी उद्देश्य है ना, उनका क्या होना चाहिए, उनको विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है, जो उनकी नीड्स है, जो उनकी रुचियां है, जो उनकी विकासात्मक विशेषता है ना, इसके आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल एंड साइकोलॉजी का जो इसका डेवलपमेंट है, या फिर कह सकते हैं जो इसकी प्रकृति, इसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो साइकोलॉजी हेल्प्स इन मेकिंग ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। मतलब जो मनोविज्ञान है वो हमारी सहायता करता है किसमें, मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो हमारे उद्देश्य है, इसको मोर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल, मतलब हम इसको अचीव कर सके, हम इसको रियलिटी के साथ जोड़ सके, इसमें हमारी क्या करता है, ये मदद करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम में या फिर पाठ्यक्रम निर्माण में भी हमारी सहायता करता है। तो अ करिकुलम शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू एज, एबिलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट लेवल। मतलब किसी भी पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है वो विद्यार्थियों की आयु, उसकी क्षमता, रुचि, अनुभव, विकास स्तर को ध्यान में रख करके ही किया जाना चाहिए। अगर वो केजी का बच्चा, उसको हम सेकंड की बुक नहीं करवा सकते, या अगर कोई 5th क्लास का बच्चा, तो उसको हम अगर सेकंड की बुक करवाएंगे तो डेफिनेटली वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो उसके एज के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, क्षमता इन द सेंस कि कोई बच्चा अगर स्विमिंग में अच्छा है तो उसको हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ा सकते। कोई भी बच्चा अगर वो क्या कर सकते हैं, अगर वो डांसर बनना चाहता है, अगर वो डांस एरिया में अपना डेवलपमेंट करना चाहता है, तो उसको हम मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकते, है ना। उसकी रुचि के अनुसार और उसका पिछला क्या एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर, मतलब उसके विकास के स्तर को ध्यान में रख करके हम उसको सिखा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स, मतलब शिक्षण विधियों के विकास में भी ये हमारी सहायता करता है। तो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स आर बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, मतलब जो हमारी आधुनिक शिक्षण विधियां हैं, है ना, वो किस पर, वो मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल्स पर, मनोवैज्ञानिक आधारों, मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल की हिंदी, हाँ, सिद्धांतों, है ना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग बाय डूइंग, है ना, हम जब करके सीखते, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ओलर का, थॉर्नडाइक का, जो उन्होंने अपना बिल्ली पर और चिंपैंजीज पर अपना वो किया था, चिंपैंजीज पर क्या अपना जो प्रयोग करा था, तो उन्होंने करके ही सीखा था। फिर प्रोजेक्ट मेथड, है ना, प्रोजेक्टिव मेथड से प्ले वे मेथड, उसके बाद डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इन सब मेथड्स के बारे में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। मीन्स आधुनिक शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। उदाहरण जैसे करके सीखना, परियोजना विधि, खेल विधि, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, इन सब के माध्यम से क्या करता है, ये हमारी सहायता करता है। तो दीज मैथड्स मेक्स लर्निंग एक्टिव एंड मीनिंगफुल। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, जो ये सारे सिद्धांत हैं, या फिर जो ये सारी विधियां हैं, ये क्या करती हैं, मेक लर्निंग इफेक्टिव, जो हमारा सीखना होता है, जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, इसको मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, मतलब प्रभावी और सार्थक, अर्थपूर्ण बनाती हैं, ठीक है ना। इस वजह से इसकी महत्ता जो है वो बढ़ जाती है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना, मतलब अधिगम प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करता है। तो साइकोलॉजी एक्सप्लेन्स, जो मनोविज्ञान है वो व्याख्या करता है कि इसकी हाउ लर्निंग अकर्स, मतलब सीखना कैसे संभव हो सकता है,
है ना। तो कंडीशंस फॉर इफेक्टिव लर्निंग, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है जो हमारी लर्निंग को मोर इफेक्टिव बना सकती हैं। कंडीशन इन द सेंस कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा उससे काम कराया जाएगा और वो थका रहेगा तो प्रोडक्टिव उसकी जो एजुकेशन वो नहीं हो पाएगी, वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा, वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा। इसलिए इन सारी बातों का हमें ध्यान देना होता है। फिर रोल ऑफ मेमोरी, वो उसको चीज़ें कितनी याद रहती हैं, कितना वो भूल जाता है। फिर कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग, अच्छा उसके भूलने के पीछे का क्या कारण हो सकता है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, है ना, जो अधिगम प्रक्रिया का जो स्थानांतरण है वो कैसे होता है। तो इन सारी बातों का क्या करता है ये मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है एक लर्नर की, उस पर ये ध्यान देता है। तो मनोविज्ञान स्पष्ट करता है कि सीखना कैसे है, प्रभावी अधिगम की परिस्थितियाँ क्या है, स्मृति की भूमिका क्या है, विस्मरण क्यों होता है, पूर्व ज्ञान एवं नए ज्ञान को, जैसे पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान को कैसे प्रभावित करता है, इन सब की हम लोग बात करते हैं। अब अगले स्लाइड पर अगर हम चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अगला स्लाइड है आपका ये। तो मोटिवेशन इन लर्निंग मतलब अधिगम में अभिप्रेरणा। अब हम लोग इसको समझने की अगर कोशिश करते हैं तो देखते हैं मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड लर्निंग। जो मोटिवेशन होता है, अगर कोई भी लर्नर है, अगर आप उसको डिमोटिवेट करते रहोगे ना, डेफिनेटली उसकी जो अपनी कैपेसिटी है, जो उसकी सीखने की क्षमता है, वो भी धीरे धीरे क्या होगी, वो क्या वो क्या होने लगेगी, वो इसकी हिंदी क्या होगी, धीरे धीरे वो कम होने लगेगी। उसका जो सीखने में इंटरेस्ट है ना, वो धीरे धीरे उससे दूर होने लगेगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को सीखने में जो मोटिवेशन होता है वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एक चीज़ मैं और आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो यूट्यूब सब पर वीडियोस होते हैं ना कि इतना कर लो आप मोटिवेट, वो पता है वो क्षणिक मात्र होता है। जो मोटिवेशन होती है वो अंदर से आती है। अगर आपको कुछ करना है तो डेफिनेटली आपको बाहर के किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो आपका अपने जो अंदर का मोटिवेशन बस उसी को तराशना है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना है, सही ट्रैक पर लेकर के जाना है। ठीक, बाकी की चीज़ें बस वो क्षणिक मात्र होती हैं। फिर मोटिवेटेड लर्नर्स, यानी कि जो मोटिवेटेड लर्नर होता है वो शोज ग्रेटर अटेंशन, इंटरेस्ट एंड परसिस्टेंस। मतलब अब प्रेरणा अधिगम की प्रेरक शक्ति होती है और प्रेरित विद्यार्थी अधिक ध्यान, रुचि और निरंतरता प्रदर्शित करता है। तो साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स मोटिवेट्स लर्नर्स इफेक्टिवली। इस तरीके से हमने देखा जो मनोविज्ञान है वो एक टीचर्स की सहायता करता है, किसके लिए, कि वो लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मोटिवेट कर पाएँ। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में भी ये हमारी मदद करता है। तो एवरी लर्नर्स इज यूनिक, हर एक व्यक्ति, हर एक शिक्षार्थी, हर एक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, वो अद्वितीय होता है। अगर सोचे कि कोई किसी की वजह से चेंज हो जाए तो ये मुश्किल है। जिसकी जो सोच रहेगी, जिसकी जो आदतें रहेंगी वो कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि वो वही व्यक्ति ही हो सकता है, वो यूनिक होता है ना। तो डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन, जो भिन्नताएं हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, किस आधार पर, वो उसका अपना इंटेलिजेंस क्या है, उसकी अपनी क्या क्रिएटिविटी है, उसकी लर्निंग स्पीड क्या है, उसकी जो सीखने की गति है वो कैसी है, कैसी नहीं है। कोई मैथ में बहुत अच्छा है तो अपने आप को कहता है कि नहीं मैं ही हूँ सुपीरियर, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई मैथ में अच्छा होके बोले कि नहीं हम ही टॉपर थे, आप तो कुछ नहीं थे, तो वो क्या कहेंगे, वो उसकी नासमझ होती है ना। तो उसकी लर्निंग की जो सीखने की गति है वो कैसी है, और उसका रुचि, उसकी इंटरेस्ट क्या है। अगर कोई बच्चा मैथ में उसका इंटरेस्ट नहीं है तो डेफिनेटली उसको मैथ अच्छी नहीं होगी, उसका अदर फील्ड में उसका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उस फील्ड में अच्छा होगा। और ऐसा नहीं कि जो मैथ वाला विद्यार्थी है वो साइकोलॉजी को अच्छे से, या फिर सोशियोलॉजी को, या फिर फिलोसफी को, या फिर संस्कृत को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो बच्चा संस्कृत में पढ़ने में अच्छा है वो वही सुपीरियर, फिर मैथ वाला कुछ भी नहीं है ना। इस वजह से सारे सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है और सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, मतलब कक्षा प्रबंधन एवं अनुशासन। व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर्स मेंटेन डिसिप्लिन थ्रू अंडरस्टैंडिंग रादर देन पनिशमेंट, है ना। कि जो मनोविज्ञान होता है वो शिक्षक को दंड के बजाय समझ और सहानुभूति के माध्यम से अनुशासन स्थापित करने में क्या करता है, वो सहायता करता है। आप किसी को डांट के, किसी को कोष के नहीं, आप गलत है इस तरीके से आप उसकी आदतों को नहीं छुड़ा सकते। आपको उसको समझाना होगा, उसको मोटिवेट करना होगा, तभी वो व्यक्ति समझ सकता है, अदरवाइज वो नहीं समझ सकता। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं
इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट मतलब मूल्यांकन एवं आकलन। तो साइकोलॉजी प्रोवाइड साइंटिफिक टूल्स सच एज इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, जैसे वैशलर का टेस्ट है, उसके बाद भाटिया का है ना, भाटिया उसमें आपका कोज ब्लॉक है, अलेक्जेंडर पास लॉन्ग टेस्ट है, फिर आपको उसमें मेमोरी का है, फॉरगेटिंग का सारे टेस्ट है ना, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है जो आपकी अभिरुचि का वो इसमें आपका क्वेश्चनर्स आते हैं, फिर अचीवमेंट टेस्ट है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी में तो बहुत सारे टेस्ट भरे पड़े हैं, चाहे आपका प्रोजेक्टिव हो चाहे आपका नॉन प्रोजेक्टिव, उसमें आपका सीएटी हो गया, टीएटी हो गया, और आपका कौन सा रोसाक इंक ब्लॉट टेस्ट हो गया ना, तो ये सारे टेस्ट आते हैं। तो इन सब के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझते हैं। फिर मनोविज्ञान इन सारी वैज्ञानिक परीक्षण प्रदान करता है, जैसे बुद्धि परीक्षण, अभिक्षमता, उपलब्धि, व्यक्तिगत। तो ये दीज हेल्प्स इन ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ लर्न, कि किसी भी व्यक्ति का जो वस्तुनिष्ठ आकलन है ना, व्यक्ति इन द सेंस लर्नर का, उसका जो वस्तुनिष्ठ आकलन है उसमें हमारी मदद करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ एजुकेशन हेल्प साइकोलॉजी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता कैसे करती है। आइए, तो एजुकेशन प्रोवाइड्स साइकोलॉजी विद, है ना, जो शिक्षा है वो शिक्षा मनोविज्ञान को प्रदान करती है क्या, वास्तविक जीवन की परिस्थितियां, जैसे रियल लाइफ सिचुएशन, कि जो चीज़ किताब में लिखी होती है और जो एक्चुअल लाइफ में घटित होती है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन। तो वही हमारे जो रियल लाइफ की सिचुएशन उससे हमें अवगत कराती है। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन मतलब ये प्रयोग के अवसर हमें प्रदान करती है, अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद डाटा अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, और ये व्यवहार संबंधी तथ्य हमें कलेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ में रिसर्च इन्वायरमेंट्स मतलब इसमें अनुसंधान का वातावरण भी हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशन सर्व्स एज अ लैबोरेटरी फॉर साइकोलॉजी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो शिक्षा, जो हमारा एजुकेशन है, ये क्या करता है, ये सर्व्स एज लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान को एक लैबोरेटरी, प्रयोगशाला के रूप में उसका क्या करता है, उसकी महत्ता को बढ़ाता है, या फिर मनोविज्ञान के लिए एक क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला का रोल प्ले करता है आपका जो एजुकेशन मीन्स जो शिक्षा है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये आप स्लाइड आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको अच्छे से समझाया गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या करता है, द कनेक्टिंग मतलब ये कनेक्ट करता है किसमें, साइकोलॉजी में। और जो हमारी साइकोलॉजी वो स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर से हमारे ह्यूमन व्यवहार मतलब मानव व्यवहार की क्या करते हैं, इसको समझने में हमारी मदद करता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, शिक्षा मनोविज्ञान की, तो ये क्या करता है, ये एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी का जो एप्लीकेशन है, जो उसका यूटिलाइजेशन है, जो उसको हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, इसके बारे में हमारी मदद करता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन को, तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यक्ति के व्यवहार में जो वांछनीय मीन्स डिजायरेबल परिवर्तन होता है, जो डिजायरेबल परिवर्तन होते हैं मीन्स वांछनीय जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसमें हमारी मदद करता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या नेक्स्ट है, थैंक यू सो मच। तो गाइज ये रहा आज का लेक्चर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट हाँ, वांट टू से कि आई एम नॉट एक्सपर्ट, जस्ट आई एम लर्निंग विद यू गाइज। तो जहाँ पे भी आपको कहीं पे समझ में नहीं आएगा, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, यू गाइज फ्री टू आस्क, प्लीज आस्क। and it's all about for today, and we will meet in next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Thank you so much guys, lots of love, God bless you all, stay blessed and healthy.